नमस्ते स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? ठीक हो सब? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक चल रही है ना? ओके। सो आज हम चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये क्या क्लॉक से बता रहे हो, टाइम दिखा रहे हो? हाँ, समय सबका खराब चल रहा है अभी कोविड-19 और कोरोना के कारण। बट इस समय को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो आप अगर सीख लो तो आपका बेनिफिट ही है। लेट अस गो टू फिजिक्स पार्ट, फिलोसॉफी पे नहीं जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ अ पार्टिकल मूव्स along a circular path without or with a constant speed, तो उसे हम क्या कहेंगे? देन its motion is called a uniform circular motion। उसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लेते हैं देखो ये सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक है। वो धीरे 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 यहाँ से जाके वापस यहाँ पे आएगा, ऐसे वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है। और उसकी स्पीड भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एक सेकंड में एक टक, एक सेकंड में एक टिक, एक सेकंड में एक टिक, की स्पीड भी चेंज नहीं होती है। तो डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो क्या है? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड होगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। ओके। दूसरा बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। दूसरा जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इज मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द rim of a wheel rotating uniformly। अगर आपका एक, मान लो कि एक आपका वो है टायर। अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर ये टायर कंटिन्यूसली घूम रहा है ये रोड पे, तो ये जो पॉइंट होगा वो भी कंटिन्यूसली और वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो इस पॉइंट की भी स्पीड क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। ओके। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि टायर के बेस पे घूम रहा है। मान लो टायर पे एक स्क्रू या फिर एक नेल घुस गई है। अब वो आप टायर घूम रहे हैं तो वो नेल और स्क्रू भी घूमेगी, तो टायर की स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उस नेल की स्पीड भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्लियर हो गया? जल्दी से उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लिख लीजिए। ओके। अब हमने क्या बोला कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है। बट जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। क्या बोला है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है? तो उसके सामने, उसके लिए देखो आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहाँ पे हो, मान लेते हैं इस जगह पे, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा। जैसे ही आगे गए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। और जब कभी भी वेलोसिटी, देखो व्हाट इज वेलोसिटी? बेसिकली वेलोसिटी की दो चीज होती है। वहां पे हमने डेफिनेशन में क्या देखा था? हमने कांस्टेंट स्पीड की बात करी थी। बट बेसिकली उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, ये हमने कांस्टेंट स्पीड की बात करी थी आगे। ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या बात करें? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल moving with moving with constant speed in a in an uniform in an आएगा in an uniform circular motion changes at every point, changes at every point। क्यों? हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एंड बेसिकली
एक्सेलरेशन क्या होता है, एंड ये चीज आपको लिखना नहीं है, समझना है। A इज इक्वल टू V बाय टी। ओके ओके बेटा, तो आपको पता है कि A इज इक्वल टू V बाय टी होता है। V इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी, और हमने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चेंजेस, हर टाइम चेंज होती है, हर टाइम चेंज होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसके बेस पे हम बोल सकते हैं, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज देयर at every point on the circular motion. So hence हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हो गया बेटा? चलो जल्दी से लिख लीजिए बेटा। ओके बेटा, जो अब हमारा टॉपिक है उसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से पढ़िएगा। मान लीजिए हमारे पास ये सर्कल है, ओके, और ये उसका सेंटर है O। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ पे P0 पोजीशन पे है, ये उसका रेडियस होगा R। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये उसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। वो A पोजीशन पे यहाँ पे मतलब उसने कितना एंगल डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते θ1 ट्रैवल किया। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ पे पहुंचता है B पे। ठीक है, ये भी R ही होगा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, θ2। सर डिस्टेंस नहीं, एंगल कितना ट्रैवल किया, θ2। सो पहले वो कितना था, θ1, फिर वो कितना हुआ, θ2। तो उसने कितना एंगल उसका चेंज हुआ, उस चेंज को हम क्या मानेंगे, डेल थीटा मानेंगे। ठीक है ना, इनिशियली वो ए पे था जो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में θ1 था, फिर वो गया बी पे, तो उसमें कितना एंगल हुआ, θ2, तो उसका एंगल चेंज कितना हुआ, डेल थीटा हुआ। ओके, और अगर हम बात करें हैं तो ए टू बी जो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते हैं डेल एस डिस्टेंस ट्रैवल किया। इतना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इतना क्लियर हो गया ना बेटा कि वो θ1 था, अब θ2 हो गया, तो उसने डेल थीटा ट्रैवल किया, और डेल एस में द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along a circular path, along a circular path is defined as द एंगल स्वेप्ट। देखो एंगुलर डिस्प्लेस, देखो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और डिस्प्लेस किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना एंगल डिस्प्लेस किया, तो इसलिए एंगल स्वेप्ट बराबर है आउट बाय, एंगल स्वेप्ट आउट बाय इट्स रेडियस इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, ठीक है, तो इस पोजीशन पे वो T1 पे था, इस पोजीशन पे वो T2 पे है। तो डेल T क्या हो जाएगा मेरा बेटा, T2 माइनस T1। ओरिजिन यहाँ पे T0, तो T0 से T1, T1 से T2, तो इतना डिस्टेंस, इतना एंगल उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया, ठीक है, T2 माइनस T1 में। ओके, तो देयरफॉर डेल थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल थीटा का फॉर्मूला आएगा डेल S बाय आर। ओके, ये कहां से आया, ये आया अगर आपको पता हो तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फिजिक्स का चैप्टर 2 उसमें हमने ये फॉर्मूला देख लिया है, अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इसका होता है रेडियन। ठीक है बेटा, कितना होता है, रेडियन। याद रहेगा सबको? पक्का? ओके, और इट इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज डेल एस मतलब इसका डायमेंशन मीटर, रेडियस का भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा।
नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो देखो डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी फाइंड करना होता है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो चेंज आ गया, चेंज ऑफ व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ particle is called its angular velocity। ठीक है, मान लेते हैं कि उसने डेल थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और हमने चेक कर लिया कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। तो उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन टाइम और टाइम इंटरवल मान लेंगे। तो देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। ओके, क्लियर हो गया? पक्का। और इफ लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ओके, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, अगर आप लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा कर दोगे, तो थर्ड चैप्टर में हमने और यही पढ़ा है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा बाय डेल टी। डेल टी टेंड्स टू जीरो का क्या हो जाता है? डी थीटा बाय डी टी। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट, टाइम पीरियड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले टाइम पीरियड हम लिखते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड के बारे में हम लिखते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा, और वो भी कहां पे? तो अलोंग इट्स सर्कुलर path is called its time period। ओके, और उसको क्या किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय टी, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकंड ही होगा, सबको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी मतलब पता है बेटा? बहुत बार आप लोगों ने बोला भी होगा कि भाई आजकल बस की फ्रीक्वेंसीज कम हो चुकी है। बस की फ्रीक्वेंसी मतलब बस आना कम हो जाता है। तो पर्टिकुलर टाइम में जितनी बार वो रिपीट होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in circular motion is defined as the number of revolutions completed पर यूनिट टाइम। बात होगी ना, एक टाइम में कितने रिवोल्यूशंस कर रहा है उसको हम उसकी क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और उसको किससे डिनोट करते हैं पता है? इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान से देखना बेटा, व्यू। इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, एन यू, न्यू। ओके, और उसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 1 बाय न्यू। बहुत सारी जगह पे इसको F से भी डिनोट करते हैं, F। ठीक है, F से भी, और इज इक्वल टू 1 बाय F। तो देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1 बाय T भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। आपको पता है कि एक पूरा सर्कल, ये पूरा जो सर्कल होता है, मान लो यहां से स्टार्ट किया, ओके, यहां से कंप्लीट करने के लिए वापस यहां पे पहुंचा, तो इन टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम t लगेगा। उसकी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो? क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट किया, मतलब यहां से वापस यहां पे पहुंचा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है वो उसका हो जाएगा 2 पाई आर। बेटा पूरा पूरा एंगल 2 पाई आर नहीं, सॉरी 2 पाई। क्यों? 360 डिग्री कंप्लीट करेगा ना, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना होगा? 2 पाई होगा। तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई अपॉन टी। और आपको पता है बट 1 बाय टी वो तो एफ होता है, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा, काम आएगा। क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर नहीं आएगा ये, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर यहां पे ओरिजिन से ये ए है और ए से लेके वो बी पे पहुंचा, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एंगुलर? कितना? डेल थीटा। और उसने कितना आर्क लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया? डेल एस। तो हम ऐसा मानते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल moving along a, ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि एक पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हैं जो मूविंग वे अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, अगर इफ इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, अगर मान लेते हैं वो ए से बी पे गया, ओके, इन टाइम डेल टी, कितने टाइम में? डेल टी टाइम में। सो हमें पता है, तो देयरफॉर मैं डेल थीटा को क्या बोल सकता हूं? डेल एस बाय आर। उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? डेल एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। अगर मैं बोथ साइड डेल टी से डिवाइड कर दूंगा तो डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी इंटू 1 बाय आर हो जाएगा। अब डेल थीटा बाय डेल टी आपको क्या, और एक चीज भी लगा देते हैं, अप्लाइंग लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एस बाय डेल टी इंटू 1 बाय आर। ठीक है, जल्दी से इतना लिख लीजिए। ओके, तो अब ये जो हमारा लिमिट डेल थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी थीटा बाय डी टी। और ये जो हमारा है डी एस बाय डी टी वो क्या हो जाएगा? वी। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। हमारे पास आपको पता है कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल थीटा बाय डेल टी इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, और वो कितना होता है? ओमेगा। एंड आपको ये भी पता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एस बाय डेल टी, मतलब वो क्या होगा? डी एस बाय डी टी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वी। तो देयरफॉर जो आपका आगे वाला केस था इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूं। सो पुट इन 1 में पुट करेंगे तो उसकी जगह पे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ये आपका फॉर्मूला। तो देयरफॉर वी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? ओमेगा इंटू आर। अगेन मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, सिंपल। कुछ भी प्रॉब्लम बेटा? कोई भी डाउट है? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट।
डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डिड्यूस इट्स रिलेशन। तो बेसिकली अभी देखो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ लिया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टोटल टाइम। एंगुलर टाइम तो होता नहीं है, तो क्या बोलेंगे? उसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ किसको? एंगुलर वेलोसिटी, ओके, ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ particle is called its angular acceleration। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? उसका फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ओके, और उसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इफ लिमिट del t tends to 0, तो therefore अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट del t tends to 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट होगा आपका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डेल ओमेगा का डी ओमेगा का रेडियन और डेल टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि डी ओमेगा का क्या है? रेडियन पर सेकंड, और पर सेकंड तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशंस तो आपको पता है, डी ओमेगा तो क्या है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। नहीं, डी ओमेगा क्या, ये अपना डी ओमेगा का क्या है? पर सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? रेडियन डायमेंशनल लेस है तो क्या हो जाएगा? m0 l0 t माइनस 2। समझ में आया? पक्का? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना? आगे बढ़े, पक्का? अब हमें इसको रिलेशन डिड्यूस करना है विद लीनियर एक्सेलरेशन, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? dv बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ r ओमेगा। अब बताओ मुझे, dv बाय dt तो आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन है, तो इसमें r कांस्टेंट होता है, रेडियस तो कांस्टेंट, तो क्या बचेगा? d बाय dt ऑफ ओमेगा। व्हाट इज d बाय dt ऑफ ओमेगा? अल्फा। तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? r अल्फा। a इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? r अल्फा, और अल्फा इंटू r, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। नॉर्मली हमने अभी देखा था लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो वैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। काफी सिंपल है, ओके। और अगर हम उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू अल्फा इंटू r, ओके, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। क्लियर हो जाएगा बेटा? किसी को कुछ डाउट है? वैसे ही हमने ये वेलोसिटी के बारे में देखा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन पहले इतना। ओके, हमने वेलोसिटी के बारे में भी देखा, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओके, और इसका अल्फा क्रॉस r आएगा, r क्रॉस अल्फा नहीं आएगा, अल्फा क्रॉस r आएगा। हमको पता है अल्फा क्रॉस अल्फा और अल्फा क्रॉस r में जमीन आसमान का फर्क होता है, याद रहेगा ना? पक्का? डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो ये आपका सेंटर O है, आप P से कहां पे गए? Q पे गए, तो P पे आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा?
P पे आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। ऐसा होगा, इसको मैं V1 नाम दे सकता हूँ, V1। Q पे आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। वेलोसिटी पता है ना, हमेशा टेंजेंशियल टू द सरफेस होती है, पता है कि नहीं, ये तो बताओ यार। टेंजेंशियल, ये कितना हो जाएगा, V2। ओके, और P से Q पे जाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, ये R और ये R। ना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अगर मैं इस Q और P को ज्वाइंट करता हूं, इस Q और P को मैं ज्वाइंट किया, ठीक है, और इसको मैंने इस हिसाब से आगे ज्वाइंट करता हूं। मैंने यहाँ पे क्यों ज्वाइंट किया, उसका रीजन देखना। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मतलब देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। पहले उस P पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, Q पे उसकी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में, तो V को मैं इधर से पकड़ के, देखो ये इसको मैंने पकड़ा, मैं ऐसे मैं शिफ्ट कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं, पक्का। देखो मैंने शिफ्ट किया, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, देखो पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, इसलिए आप कुछ और नहीं बोल सकते, पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, मैंने पकड़ के वहां पे दूसरे साइड शिफ्ट कर लिया। सिमिलरली इसमें V2 को पकड़ के मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, देखो मैंने इस साइड शिफ्ट किया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने शिफ्ट किया, तो इसको मैं V2 को थोड़ा नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। मैंने शिफ्ट कर दिया दोनों को पैरेलली, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, याद करो, रिजल्टेंट आपको पता होगा। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, ये मेरा रिजल्टेंट होगा, ये मेरा रिजल्टेंट, ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल भी होगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच में एंगल भी होगा डेल थीटा, क्योंकि ये जो एंगल होगा सेम टू सेम ये एंगल उसके बीच में होगा बाय ज्योमेट्री। ओके, बाय ज्योमेट्री आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, ये मेरा पॉइंट है सी। अगर आपको चाहिए तो मैं साइड में लिखता हूं, याद करो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करोगे तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी मिलेगा। तो ए बी है मेरा V1 प्लस बी सी है मेरा डेल V इज इक्वल टू V2। तो ये डेल V, V1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा कि नहीं। अब क्लियर हुआ। तो ये जो डेल V है उसका डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये देखो उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है कि नहीं, पक्का, देखो ये डायरेक्शन में। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर पे एक्ट करता है, इसलिए उसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ, मुझे यही समझाना था आपको। क्लियर हो गया बेटा इतना सबको, पक्का। पॉज द वीडियो एंड ये डायग्राम बना लीजिए, चलो जल्दी से। ओके बेटा, तो देख सकते हो कि क्या होता है व्हेन अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देखो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी चेंजेस। ये आपको पता है, बेसिक सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये चीज है, ड्यू टू चेंजेस इन इट्स डायरेक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया। हेंस द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसका देखो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, एक्टेड अपॉन बाय एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन हमेशा कहां पे होता है, तो देखो टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ये बात हो गई ना। ओके, टुवर्ड्स द सेंटर, acted upon by an acceleration which is directed along the radius towards the center of circular path, और इस acceleration को बोलते हैं हम centripetal acceleration। तो इसका हम अभी है ना centripetal acceleration जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं, ठीक है। अब भी देखो हमने देख लिया, इसको हमने देखा भी था कि हमने अभी देखा था बेटा, देखो ये V1 का डायरेक्शन ये होगा, ये हमारा होगा V2 का डायरेक्शन, तो ये हमारा किसका होगा, डेल V का डायरेक्शन, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये C है। इतना क्लियर हो गया, पक्का। हमने आगे देखा है थोड़ी देर पहले, बट मैं आपको वापस एक बार समझा रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर हमें इसका कैलकुलेशन करना हो, क्या कैलकुलेशन करना है पहले, इतना क्लियर हो गया, पक्का इतना क्लियर हो गया। किसी को भी कुछ डाउट नहीं है ना, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन डेरिवेशन। क्या है डेरिवेशन, क्या है, टू डिटरमाइन द चेंज इन वेलोसिटी, हमें
एक्सटर्नल पॉइंट क्या लेना पड़ेगा, टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेक एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, और फिर क्या करेंगे, ड्रॉ ए बी, वो भी हमने देख लिया था, ड्रॉ ए बी इक्वल टू एंड पैरेलल टू V1। सारे स्टेप्स हमने कर लिए, बट फिर मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ड्रॉ वेक्टर BC इक्वल टू एंड पैरेलल टू V2 हो जाएगा। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल BAC हमारे पास था, मैं क्या बोल सकता हूं, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। साइड में लिखा भी हुआ है, AB क्या है हमारे पास, AB है हमारे पास V1 प्लस BC इज इक्वल टू AC क्या है V2। तो देयरफॉर BC क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ओके, अब सिंपल सी बात है कि हमारा मेन जो डायग्राम था आपके पास दिया हुआ होगा बुक में, जल्दी से चेक करो। देखो ये हमारा मेन डायग्राम है, OPQ कितना एंगल वो ट्रैवल कर रहा है, ये OPQ को मैं ट्राइंगल दे सकता हूँ ना, वो कितना एंगल है, डेल थीटा एंगल कर रहा है। OPQ और BAC ये दो ट्राइंगल को मैं अभी क्या करूंगा, सिमिलरली प्रूव करूंगा। तो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल BAC, दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, दोनों का एंगल इक्वल है, एंगल POQ इज इक्वल टू डेल थीटा इज इक्वल टू एंगल BAC। ओके, दोनों सिमिलर है ना, इसलिए 10th स्टैंडर्ड में सिमिलरिटी पढ़ा है। तो अब मैं बोल सकता हूं, तो OP बाय OQ, क्यों, रेडियस है, इज इक्वल टू 1। तो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, AB बाय AC। आप बोलोगे सर AB बाय AC कहां से आया, बिकॉज AB और AC दोनों वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन अलग है बट उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड को तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताओ बेटा जल्दी से, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अलग। तो मैग्नीट्यूड ये क्या काम कर रहा है, मैग्नीट्यूड की तरह काम करेगा। इतना क्लियर हो गया। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों एंगल इक्वल, दोनों ट्राइंगल, दोनों ये क्या बोल सकते हैं, ये साइड भी इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल POQ is similar to triangle BAC by SAS criteria। तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसका मतलब उनके सारे साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। पहले जल्दी से इतना ये क्लियर हो गया कि नहीं, 10th स्टैंडर्ड में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था ना, बस वहीं पे जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, PQ बाय OP इज इक्वल टू BC बाय AB। ठीक है, जब सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो PQ बाय OP इज इक्वल टू BC बाय AB। आप बोलोगे सर ये कहां से आया, कुछ भी फालतू गिरी करते जा रहे हो। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने किसको ट्राइंगल को प्रूव किया, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। ठीक है, इतना प्रूव किया, इतना क्लियर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ PO बाय BA इज इक्वल टू OQ बाय AC इज इक्वल टू PQ बाय BC। ये तीनों तो इक्वल है। अब मैं इसको निकाल देता हूं, मुझे इसका कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इन दोनों को ही लेता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, PO बाय BA या AB इज इक्वल टू PQ बाय BC। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, BC ऊपर जाएगा, PO नीचे आ जाएगा, BC बाय BA इज इक्वल टू PQ बाय PO। हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे आप फिगर में से देख के बताओ कि BC हमारा कितना है, BC हमारा डेल V है कि नहीं, और बाकी सारी चीजें उसी हिसाब से देखनी है। चलो BC हमारा है डेल V, BA हमारा दैट इज AB, AB हमारा कितना है, AB मैग्नीट्यूड V आएगा। अब V1 आप बोलोगे सर V1, तो भैया V1 और V2 उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड तो सेम। चलो जल्दी से बताओ PQ हमारा कितना होगा,
पी क्यू अगर देखने जाए तो पी क्यू हमारा होगा डेल एस और पीओ हमारा कितना होगा, पीओ हमारा होगा आर। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, डेल वी इज इक्वल टू डेल एस बाय आर इंटू वी। क्लियर हुआ इतना? So from figure we put this value, हमने देख लिया कि del v by v is equal to del s by r होगा, तो इसमें से del v की वैल्यू क्या होगी, del s by r is into v। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय del t, तो इसको क्या लिख सकते हैं, del v by del t इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा बेटा, v by r इंटू del s by del t, इतना लिख सकते हैं। तो जल्दी से बताओ मुझे बेटा, जल्दी से डेल वी, ओके सबसे पहले अभी इतना लिख लीजिए, फिर हम उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा हमारा लास्ट इक्वेशन ये निकला। फिर क्या करेंगे, वी नो दैट लिमिट, दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल वी बाय डेल टी इज इक्वल टू वी बाय आर, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एस बाय डेल टी। सो लिमिट डेल वी बाय डेल टी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डीवी बाय डी दैट इज आपका एक्सेलरेशन होता है। वी बाय आर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ds बाय dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू v dv बाय dt, पता ना एक्सेलरेशन होता है बेटा। ओके v बाय r एज इट इज, ds बाय dt क्या होगा, वेलोसिटी, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाय r, और इस a को हम क्या बोलते हैं, ac बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, ये एक फॉर्मूला। और दूसरा एक फॉर्मूला हमें पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो therefore AC इज इक्वल टू आर, V की जगह पे r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r, तो AC इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। तो AC की फाइनल वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू r, ये उसका दूसरा फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो मोस्ट आईएमपी हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। ओके अब सब लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो चुका हो तो मैं आपके सामने वापस ये मेन डायग्राम लेके आता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहां पे होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ये बात याद रहेगी ना आपको, पक्का, श्योर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे ये सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं, फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखना ताकि कैलकुलेशन करने में आपको इजी हो। सबसे पहला हम सॉल्यूशन देखते हैं, क्या दिया, बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो उसका मास है 10 kg, ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर, तो डायमीटर 0.4 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, 0.2 मीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, मेकिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो वो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, पर मिनट जो भी हो वो फ्रीक्वेंसी, तो कितनी होगी 1000 रेवोल्यूशंस पर मिनट तो पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 60, तो ये कितना हो जाएगा 100/6 मतलब 50/3 पर सेकंड, क्योंकि पर मिनट था और सारे कैलकुलेशन में पर सेकंड चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है, उसका लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उससे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एंगुलर स्पीड फाइंड कर लेते हैं उसकी, एंगुलर स्पीड जिसका फॉर्मूला है ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf होता है कि नहीं, तो 2 इंटू पाई एज इट इज, पाई की वैल्यू पुट नहीं करने की, हाँ बेटा, इंटू 50/3, तो ये कितना होगा 100π/3 रेडियन पर सेकंड। फिर हम फाइंड करेंगे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखो r आपके पास है 0.2 इंटू ओमेगा भी कितना है 100π/3, तो इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 0.2 कितना होगा 20π/3, आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे सर पाई की वैल्यू, ना बेटा ना, पुट करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा क्या फाइंड करना है हमें बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब आपका AC, दो फॉर्मूला है आर स्क्वायर ओमेगा और v स्क्वायर बाय आर, आपकी मर्जी जो पुट करना है पुट करो, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा कितना है 100π/3 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 0.2, तो 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इंटू 0.2, तो सॉल्व करोगे तो 2000/9 पाई स्क्वायर
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये उसका ओके सेंटीमीटर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा इतना? किसी को भी कुछ डाउट? पक्का? ये उसकी मैग्नीट्यूड है, एसी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया? किसी को भी डाउट नहीं है ना बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो जल्दी से लिख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, r is equal to 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, moves along the groove steadily and complete 7 revolutions, number of revolutions 7, और टाइम कितना दिया हुआ है, कितने टाइम में, टाइम इज इक्वल टू 100 सेकंड। ये कैपिटल टी नहीं लिखा है, स्मॉल टी लिखा है, तो इसके बेस पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 100 सेकंड में 7 रेवोल्यूशन, तो एक हमें फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितना कंप्लीट करता, तो 7/100 आएगा, 7/100 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। क्लियर हुआ? हमें सबसे पहला क्या फाइंड करना है? एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 इंटू पाई इंटू एफ की जगह पे 7/100, तो कितना आएगा? 14/100। और देखो 7 है तो पाई की वैल्यू 2 इंटू 22/7 डाल दो ताकि 7 कट हो जाए, 7 7 कैंसिल, 44/0 100, तो 0.44 क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड। आप बोलोगे सर लास्ट क्वेश्चन में तो आपने बोला कि नहीं करने का, इधर हमने कर दिया, इट्स ओके, करो या ना करो आप पे डिपेंड करता है। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट और वेक्टर और इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं, ये फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा, सिंस acceleration is directed towards center. So its magnitude is constant but direction changes. Hence its ओके एंगुलर स्पीड के साथ हमें लीनियर स्पीड भी फाइंड करनी है, तो लीनियर स्पीड यहाँ पे सॉरी लीनियर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर है आपका 12 इंटू 0.44, तो 12 इंटू 0.44 कितना आएगा? 5.2 मीटर की जगह पे सेंटीमीटर पर सेकंड। सॉरी थोड़ा सा गिच पिच में हो गया। सो हेंस इट्स बट डायरेक्शन चेंज इज, हेंस इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होती है, तो हमें ए फाइंड करना है। ए का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर, आर है 12, ओमेगा है आपका 0.44 का स्क्वायर। जल्दी से 0.44 का स्क्वायर इंटू 12 करके बता, तो आंसर आएगा 2.32 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या फाइंड करना? इज व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड कर ली। एक इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि मान लो कि 7 रेवोल्यूशन के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको ओरली एक क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से बताओ तो 7 रेवोल्यूशन के बाद उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आफ्टर 7 revolutions its linear displacement is 0। क्यों पता है? यहां से स्टार्ट करेगा वो, पहले सर्कल तो बना, यहां से स्टार्ट करेगा, 7 चक्कर मारने के बाद वो वापस यहीं पे पहुंचेगा। 7 कंप्लीट रेवोल्यूशन बोला ना, तो जहां से स्टार्ट किया और वहीं पे पहुंचा, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 है। लीनियर डिस्टेंस होता तो 7 चक्कर मारे तो 7 इंटू 2 पाई आर सर्कमफरेंस, बट उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर हुआ बेटा? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 फाइनली खत्म होता है। हमने उसके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे उसके टॉपिक भी कर लिए हैं। जिस किसी को भी डाउट है वो वापस रिवाइज करिए, वीडियो अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज सीबीएसई में इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो ही ना। उसमें खास करके प्रोजेक्टाइल और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
अलग अलग टाइप के हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बट अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान लगाकर पढ़ाई करिए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो टेक केयर बेटा।